नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक शानदार नया बुक आया है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सभी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का प्रश्न पूछा जाता है। और इस बुक में एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का शानदार कलेक्शन है और इसमें सब्जेक्ट वाइज सभी प्रश्नों को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और सारे इसके क्वेश्चन को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो और पूछा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। तो ये सही कथन है। ठीक है, सूफी मत के विकास के संदर्भ में क्या है कि सूफी मत के लोग जो है धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की है, ये सही है। और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, ये भी सही है। ठीक है, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले सूफी संत कौन थे, तो वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत के पहले सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कौन सा सूफी सिलसिला भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा? तो चिश्ती है ना, चिश्ती सिलसिला जो है, ये चिश्ती सिलसिला ये भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ठीक है, और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन था? या तो चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो था मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती था। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो वो भी कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक या तो चिश्ती सिलसिला का संस्थापक वो कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत के पहले सूफी संत कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है? तो इसमें क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखना पड़ेगा कि किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। तो इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर है। गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल करके सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा एक ऐसे कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? ये सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है और इसकी रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सिख धर्म की बात आई तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव है ना, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ? तलवंडी में, जिसे अभी ननकाना साहिब कहा जाता है और ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, और एक क्वेश्चन आता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये किस लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया था गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गुरु अर्जुन देव से 2 क्वेश्चन याद रखना है। एक तो गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो मुगल शासक जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, और एक है गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था ना, 1666। कहाँ हुआ था? तो हुआ था पटना सिटी में है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। अब गुरु गोविंद सिंह, एक क्वेश्चन और याद रखना है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह शिक्षा कहाँ से हुई? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ से हुई और फारसी कहाँ सीखी? तो वो आनंदपुर से। ठीक है, आनंदपुर से इनकी शिक्षा हुई और फारसी आनंदपुर में, आनंदपुर साहिब में
सीखा था, ठीक है। और आनंदपुर साहिब कहाँ है? पंजाब में है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु थे रैदास। रैदास बोलिए या तो रविदास बोलिए, ठीक है। मीरा के गुरु थे रैदास या तो रविदास। मीरा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार मीरा का जन्म हुआ था 1503 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कुडकी में हुआ था। कुडकी कहाँ है? तो राजस्थान में है, ठीक है। मीरा का जन्म कुडकी राजस्थान में हुआ था 1503 ईस्वी में, ठीक है। ये याद रखना है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है जो पूछा जाता है, जैसे कि मीरा के गुरु रविदास है, कबीर दास के गुरु कौन थे? तो कबीर दास के गुरु थे ये रामानंद, ठीक है। कबीर दास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण, है ना। और बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। नेक्स्ट है कि हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? तो हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था ये कॉलिन मैकेंजी, है ना। हम्पी के भग्नावशेष की खोज कॉलिन मैकेंजी ने किया था, ठीक है। याद रखना कॉलिन मैकेंजी ने। तो ये हम्पी है कहाँ? तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में एक नगर है। और एक क्वेश्चन आता है ना कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये हम्पी था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 में, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना किया था? तो कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना किया था? तो अगर मालूम है कि कृष्णदेव राय का माँ का नाम क्या था, आंसर आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो कृष्णदेव राय का माता का नाम था नागला देवी, ठीक है। नागला देवी इनका नाम था। तो माँ के नाम पे रखा था किस नगर की? नगलपुरम। नगलपुरम नगर की स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने, ठीक है। अब कृष्णदेव राय से एक क्वेश्चन आता है ना ये कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो वो शिवाजी के दरबार में रहता था, ठीक है। तो अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो याद ऐसे रखिए कि अष्टदिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, है ना। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था और अष्टप्रधान जो है ये शिवाजी के दरबार में रहता था, ठीक है। और ये कांचीपुरम क्या है? कांचीपुरम से क्वेश्चन आएगा कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम, है ना। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, है ना। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मुगल काल के बारे में, किसानों के बारे में पूछा है और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन क्या है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये सही है, ठीक है। देखिए मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, ये सही है। दूसरा क्या है? 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, एक है खुद काश्त और पाही काश्त, ठीक है। तो ये भी सही है। 17वीं शताब्दी के स्रोत में दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त वो पाही काश्त, तो ये भी सही है। फिर तीसरा क्या है कि पाही काश्त वे खेतीहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, है ना। पाही काश्त किसे कहा जाता था? जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, ये भी सही है, ठीक है। तो ये मुगल काल के किसानों के बारे में ये तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और रही बात मुगल काल की, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। और मुगल काल की आधिकारिक भाषा पूछा जाता है, मतलब तो मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? आपको याद रहे ताकि कभी भूले नहीं, कभी कन्फ्यूजन भी ना हो। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए कि दोस्त लोग को कभी मजाक में बोलते हैं कि मुँहा फाड़ देंगे, यानी कि मुगल काल की फारसी, मुँहा फाड़ देंगे, मुगल काल की फारसी। और एक भाषा पूछा जाता है ज़्यादातर गुप्त काल की। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? संस्कृत। इसे याद ऐसे रखना, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, है ना, गुप्त संस्कृत, तो ये याद रहेगा। अच्छा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, या तो बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है उसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया था, तीनों हो गया था ना, 1 2 3 तीनों सही है, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे, ठीक है, ये सही है। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के बारे में है कि सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे, ये सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, ये भी सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में पायक कौन थे। तो असम में पायक था, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले को पायक कहा जाता था, ठीक है। असम में जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले को पायक कहा जाता था, ठीक है, याद रखना है। असम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो भी असम में है। और एक सिंह वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ, असम में ही है, ठीक है। और अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ, असम में हुआ था। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। और असम का अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है, सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था, है ना। कर के लिए निर्धारित रकम को क्या कहा जाता था, तो जमा कहा जाता था, ठीक है। तो ये इसमें सही है, ठीक है। मुगल कालीन राजस्व के बारे में क्या है, जो कर के लिए निर्धारित रकम था को जमा कहा जाता था। और अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था, है ना। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था, ये भी सही है। तीसरा क्या है, खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था, ये गलत है, क्योंकि खेतिहर नगद भुगतान के साथ फसलों में भी भुगतान का विकल्प था, ठीक है। तो 1 और 2 इसमें सही है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इनके कारणों के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो ये क्यों कोताही करते रहे, है ना, राजस्व मांग को अदा करने में, तो इसका कारण में असत्य कथन पूछना है। पहला क्या है, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, ये सही है ना, इसलिए वो कोताही करते थे कि प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। फिर दूसरा क्या है, कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, ये भी सही है ना। प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी और उपज की कीमतें बहुत नीची थी। और राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी, ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, गलत पूछा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर चौथा क्या है कि जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदार प्रबंध करने तक सीमित था, ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये जो इस्तमारी बंदोबस्त है, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसे ही मालूम क्या कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त इसे ही कहा जाता है, और जमींदारी बंदोबस्त भी व्यवस्था भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त या तो जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका शुरुआत किसने किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक है कॉर्नवालिस और स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो,
और तो याद ऐसे रखना है, देखिए अस्थाई बंदोबस्त 42 यानी अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। और दो व्यवस्था और है जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो थॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था। और एक महालवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, है ना। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो यानी 4 आपको याद रखना है। एक बार फिर समझिए, देखिए अस्थाई बंदोबस्त का 42 कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन, रैयतवाड़ी का शुरुआत थॉमस मुनरो और महालवाड़ी व्यवस्था का हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था, ये सही है ना। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। फिर दूसरा क्या है कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ये गलत है, क्योंकि जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए कंपनी क्या किया था, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया था, है ना, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया था। और तीसरा क्या है कि स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई, है ना। तो ये सही है, यानी 1 और 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जोतदार किन्हें कहा जाता था, तो जोतदार किसे कहा जाता था मालूम, जोतदार कहा जाता था धनी किसानों के वर्ग को, धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया, असत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, ये सही है, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महलों में बसने के निमंत्रण क्यों दिया था, तो संथाल जो है अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, ये सही है। पहाड़िया जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी सही है ना। पहाड़िया जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर तीसरा क्या है, संथालों ने अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता है, संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता है, ये भी सही है, ठीक है। चौथा क्या, संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, ये गलत है ना। संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, ये बात गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी कि राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था, तो 1832 में किया था। नहीं, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1832 में। नेक्स्ट है पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी कि झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके, तो क्यों नहीं चला सका था और सत्य कथन का चयन करें। तो संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, ये सही है ना। पहाड़िया लोग खेती के जो तरीका है झूम की खेती आगे इसलिए नहीं बढ़ा पाया कि संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। और दूसरा है सर्वाधिक उर्वर ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, सर्वाधिक उर्वर ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। तो इसका दोनों सही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, झूम की कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और झूम की खेती को कहाँ पर क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको
कि झूम की खेती को मलेशिया में क्या कहा जाता था? लदांग। झूम की खेती को मलेशिया में लदांग कहा जाता है, ठीक है। और झूम की खेती को बर्मा में टुंगिया कहा जाता है, बर्मा में टुंगिया कहा जाता है। और आपका बात करते हैं थाईलैंड में, थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तमराई कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिलीपींस में केगिन कहा गया, फिलीपींस में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? तो केगिन कहा जाता है। और जावा में हुमा कहा जाता है, जावा में झूम की खेती को हुमा कहा जाता है। और श्रीलंका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? चेना, ठीक है, चेना कहा जाता है। और अफ्रीका और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है, मिल्पा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन का चयन करें, बताया परिसीमन कानून के संबंध में। तो पहला क्या है? इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया गया था। ये सही है कि 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाव के लिए पारित किया गया था। फिर है कि इसमें कहा गया है कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 42 कि दक्कन गंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? ठीक है, दक्कन गंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? तो ये किया गया था 1878 में, है ना। दंगन दक्का रिपोर्ट जो है, दक्कन दंगा रिपोर्ट, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था 1878 में, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है? देखिए 1878 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ था जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में ही पारित हुआ था, ठीक है। और 1878 में इसको किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो लॉर्ड लिटन ने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था, याद रखना है 1878 में। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 80 तक, ठीक है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया तो कब? 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था, निरस्त कर दिया था, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था गोनू ने, ठीक है। इसका याद रखना है, गोनू, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन फिर समझिए, 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व गोनू ने किया था, ठीक है, याद रखना है, गोनू ने किया था। और बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, ठीक है। ये सारे चीज़ें याद रखना है आपको, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ में नेतृत्व क्या था? बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। अच्छा, 1857 की क्रांति में पहली गोली किसने चलाई थी? तो मंगल पांडे ने चलाया था। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला सेनानी कौन था? वो भी मंगल पांडे ही था, ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। और किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है? तो बीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है, याद रखना है, बीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ठीक है। और इसमें से 2 कथन है, पूछा कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या, यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कथन है ना, ये लॉर्ड डलहौजी का है ना। ये लॉर्ड डलहौजी ने
अवध के रियासत के बारे में कहा था, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो ये कहा था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, डलहौजी से ये भी याद रखना है कि विलय की नीति और हड़प की नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। ठीक है, भारत में पहली बार रेल कब चला था? 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय ही चला था, है। और डलहौजी का काल था 1848 से 1856 तक था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। और फिर दूसरा इसमें क्या गया था कि यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया है, ये भी गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, असत्य कथन का चयन करें। पहला क्या है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई, ये सही है। ठीक है, जो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी, ये सही है। फिर दूसरा क्या है कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। अंग्रेज है अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की से रक्षा करेंगे, ये सही है। फिर कि सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैयार रहेगी, ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। फिर चौथा क्या, सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, तो ये गलत है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य कथन है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, लेकिन ये गलत है, यहीं पर गलत है, क्योंकि सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? तो ये कहा गया था अवध के विलय के संदर्भ में। ठीक है, अवध के विलय के संदर्भ में कहा गया था कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, ये कथन कहा था किस संदर्भ में? तो अवध के विलय के संदर्भ में किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में किस राज्य को हड़प लिया है, किस राज्य को मिलाया है? तो अवध राज्य को। ठीक है, याद रखना है अवध को। और अवध के पहले नवाब कौन थे? तो सआदत खान था, है ना। अवध के पहले नवाब कौन थे? तो सआदत खान था। अवध के अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। और अवध राज्य के संस्थापक कौन था? तो सआदत अली खान था। अवध राज्य के संस्थापक सआदत अली खान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 47। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था कब? 1856 में। ठीक है, एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1856 में ये लागू हुआ था। अंग्रेजों ने अवध में एक मुश्त बंदोबस्त को 1856 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला क्या है? शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, ये गलत है, क्योंकि शाहमल जो है ये शाहमल यूपी के है ना, मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि
उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला गलत हो जाता है ना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश होता है यहाँ, तो सही होता। फिर दूसरा क्या है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। ठीक है, तो इसका 2 सही है ना, केवल 2 इसका सही है ना। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, ये सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। तो इसको आरोही क्रम में तभी सजा सकते हैं जब इसका सबका जो समय है कब हुआ था ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी घटना कब हुआ था। ठीक है, चंपारण नील आंदोलन की बात करते हैं, तो ये कब हुआ था 1917 में। ठीक है, और अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ, तो 15 मार्च 1918 में। ठीक है, और खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1918 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये 1914 से 18 तक। ठीक है, 1914 से 18 तक इसका क्रम में सजाना है। तो इसमें पहले क्या होगा, देखिए 1914 वाला होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहले आएगा ये ऑप्शन नंबर 4 1914 वाला। ठीक है, 1914 वाला आएगा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, पहले आएगा 4। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 1917 चंपारण का नील आंदोलन। चंपारण का नील आंदोलन कितना में, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यहाँ 1 है। और 2 में आ जाएगा आपका 1917 हो गया चंपारण, और ये होगा फिर अहमदाबाद मिल वाला है ना। अहमदाबाद मिल है 15 मार्च 1918, और खेड़ा सत्याग्रह है 22 मार्च 1918। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है ना, आप एक बार मिला लीजिएगा खुद से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी। तो महात्मा गांधी का जीवनी ये लिखा है लुई फिशर ने, है ना, याद रखना है। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा है, लुई फिशर ने लिखा है। ठीक है, जब महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, सत्य के प्रयोग, है ना, सत्य के प्रयोग या तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग की पुस्तक के लेखकों ने तो महात्मा गांधी जी है। ठीक है, और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, और हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो गांधी जी है। और नवजीवन के भी संपादक कौन है, तो गांधी जी है। यंग इंडिया के संपादक गांधी जी है। मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन है, तो ये भी गांधी जी है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब पुस्तक है और पत्रिका है। ठीक है, जिसके संपादक गांधी जी है। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 में, है ना, 30 जनवरी 1948 में। अब देखिए इनका दोनों डेट से एक दिवस पूछा जाता है और दोनों महत्वपूर्ण हैं। जैसे उनका जन्म दिवस है 2 अक्टूबर 1869 को, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस है 30 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को, तो शहीद दिवस हो गया 30 जनवरी को। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है और सभी प्रश्नों को रिवीजन भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।